फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 3 जो कि है मैकेनिक्स मशीन। ठीक है ना। मशीन क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, साथ में इसमें रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो मशीन के बारे में बताएंगे, जैसे कि वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी और फिर इसके बाद से टाइप ऑफ मशीन के बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखना, देखिए इससे पहले भी ऑलरेडी चैप्टर 1 चैप्टर 2 की वीडियो अपलोडेड है। ठीक है ना। ये चैप्टर 3 है जिस पर मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझिए कि मशीन क्या होता है। ठीक है ना। मशीन का मतलब होता है क्या कि जैसे सपोज करिए कि अगर हम ह्यूमन किसी काम को करते हैं, किसी काम को करने का मतलब, चलिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं ये समझने के लिए कि एक बॉक्स को धक्का दे करके या कार को उठाना है। सपोज करिए कार की पहिया एक तरीके से खराब हो गई है, ठीक है, पंचर हो गई है। अब उसको उठा करके उसको चक्का को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। अब उसको उठाएंगे तो अकेले तो उठा नहीं पाएंगे, कम से कम 4 या 5 लोग लगेंगे। सपोज करिए 5 लोग लगते हैं तो उसको आसानी से उठा ले रहे हैं। ठीक है, अब 5 लोग लग रहे हैं तो 5 लोगों का फोर्स वहां लग रहा है, तब जाकर के वो आसानी से उठ रहा है। लेकिन अगर उन लोगों को हटा करके बस एक जैक लगा दीजिए, जैक आता है ना, आप देखोगे इस तरीके से जैक आता है ना, ऐसे गाड़ियों में रखा गया होता है जैक पहिया को बदलने के लिए। ठीक है, इसमें हैंडल लगी होती है और ये इस तरीके से इसमें ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये जैक होता है और इसमें ऐसे होल बने होते हैं, इस तरीके से इसमें होल बने होते हैं। यानी होल में क्या करते हैं, ऐसे रॉड फंसा करके घुमाते हैं तो ये घूमेगा और इसके घूमने से ऊपर या नीचे होता है। ठीक है, तो ये जैक होता है। जैक क्या करेंगे, गाड़ी के नीचे रख करके इसको इसमें रॉड डाल करके घुमाएंगे तो गाड़ी को आसानी से उठा लेगा। जहां पहले 5 व्यक्ति लग रहे थे कार को उठाने के लिए, वहां एक अकेला आदमी यूज करके, इस जैक को यूज करके, इस छोटे से मशीन को यूज करके आसानी से गाड़ी को क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो जैक या मशीन होता क्या है, वो ह्यूमन के एफर्ट को घटा देता है। पहले 5 ह्यूमनों का एफर्ट लग रहा था, 5 लोगों का एफर्ट लग रहा था, तब जाकर के उस गाड़ी को उठाया जा रहा था। अभी क्या हो गया, अभी एक अकेला आदमी एक जैक की मदद से उस कार को उठा सकता है। मशीन ने क्या किया है, मशीन ने ह्यूमन के एफर्ट को रिड्यूस कर दिया है। पहले 5 लोगों का एफर्ट लग रहा था, अब अकेले ही एक आदमी उन 5 लोगों के एफर्ट के बराबर इस जैक को यूज करके एफर्ट लगा सकता है। यानी एक तरीके से ह्यूमन के एफर्ट को तो घटा दिया, अब 5 लोग नहीं लगेंगे। दूसरी बात कि एक अकेला आदमी 5 लोगों के बराबर काम कर लेगा, यानी फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगा, एफर्ट को बढ़ा सकता है। यानी जो फोर्स लगा है उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। दूसरी बात, 5 लोगों जब उठाएंगे भी तो उसको सही तरीके से नहीं उठा पाएंगे, लेकिन जैक को सही जगह पे रख करके आसानी से उसको सही तरीके से उठाया जा सकता है। यानी वर्क को कन्वीनियंट तरीके से कर सकते हैं। जैसे समझ आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमें आलू प्याज काटना है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो अब दांत से तो काटेंगे नहीं उसको, बात समझ आ रहा है। उसके लिए चाकू बनाया गया है, क्या है, एक वो मशीन है, उसको हम यूज करके अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी जो चीजें काटनी है, जैसे आलू प्याज बैगन जो आप सब्जी काटते हैं, उसको आसानी से काट सकते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, मशीन कर क्या रहा है, ये ह्यूमन के वर्क को जल्दी कर दे रहा है, अच्छे तरीके से कर दे रहा है, ह्यूमन के एफर्ट को रिड्यूस कर दे रहा है, उसको हम मशीन बोलते हैं। तो मशीन का एक डिफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मशीन का एक डिफिनेशन लिखते हैं। अब देखिए, मशीन भी पहले 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स मशीन और एक होता है सिंपल मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन वो मशीन होता है जो कॉम्प्लेक्स पार्ट से बना होता है, जिसके पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट आपस में कंबाइन होकर बनते हो, जैसे ट्रक, बस, कार, बाइक, स्कूटर, एरोप्लेन, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स मशीन है। समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं और वो सिर्फ सारे पार्ट्स एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो गाड़ी या चलती है या वर्क करती है हमारे लिए। लेकिन चाकू की बात कर लीजिए, इसकी बात कर लीजिए, ठीक है, इसके अलावा कुछ जैसे कि पुल्ली का, ठीक है, लीवर का, सुनना रहा है, व्हील बैरो हो गया हमारे पास, प्लायर हो गया, पिलास, पेचकस, समझना रहा है, चम्मच, स्पून जो यूज करते हैं, क्या है, सबके सब सिंपल मशीन है। ठीक है, तो मशीन 2 तरीके की होती है, एक होता है सिंपल मशीन और एक होता है कॉम्प्लेक्स मशीन। यहां पर हमें कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में नहीं पढ़ना है, बात समझ आ रहा है। सिंपल भाषा आप समझिए कि हम कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिंपल मशीन के बारे में पढ़ना है। और सिंपल मशीन एकदम सिंपल होती है, एकदम सिंपल। पाइलर पिलास, जैसे नट बोल्ट ओपन करना सपोज करिए, तो नट अगर अपने हाथ से पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो घूमेगा नहीं, हमारा हाथ क्या होगा, स्लिप कर जाएगा। क्या करेंगे, प्लायर से उसको पकड़ेंगे, पिलास से उसको पकड़ेंगे और आसानी से ऐसे दाब करके, दबोच करके आसानी से घुमा सकते हैं, जिससे क्या होगा, नट आसानी से खुल जाता है।
ठीक है, सब्जी काटने वाली चाकू, आसानी से चाकू से सब्जी को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन में काटा जा सकता है। डिजाइन में काटते हैं लोग सजावट के लिए। उसके बाद से पेचकस हो गया, ठीक है ना। स्क्रू ड्राइवर क्या है, नट बोल्ट टाइट करना है, खोलना है, उसको आसानी से लगाया, घुमाया, खुल गया, घुमा दिया, कस गया। क्या है, सिंपल मशीन है। चम्मच, ऐसे बहुत सारे टीन के डब्बे आते हैं, उसको खोलने के लिए उस पे उसकी ढक्कन बड़ी अच्छे से फंसाई जाती है। उसको खोलने के लिए हाथ से ऐसे नेल से ओपन करेंगे तो नेल उसी में छूट जाएगा, नेल निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, चम्मच लगाते हैं, उसमें चम्मच लगा एक बार से दबाते हैं, फटाक से उठ जाता है। क्या, सिंपल मशीन है। बात समझ में आ रहा है। तो सिंपल मशीन सिंपल होती है, सिंपल पार्ट से भी बनी होती है, एक या दो पार्ट्स होते हैं उसमें जुड़े होते हैं, उसको सिंपल मशीन कहा जाता है। अब उसी सिंपल मशीन के डेफिनेशन को हम लिखते हैं और सिंपली मशीन के डेफिनेशन को देखते हैं, मशीन क्या होता है। तो कहेंगे anything that reduces human effort, and makes the work faster and inefficient way, वर्क को जल्दी कर देगा और अच्छे ढंग से कर देगा। एफिशिएंट मतलब सही ढंग से कर देगा उसको, ठीक है ना, बेहतर ढंग से करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो मशीन होता क्या है कि कोई भी चीज जो ह्यूमन के एफर्ट को रिड्यूस कर दे। जैसे हम कार को उठाने के लिए ज्यादा एफर्ट लग रहा था, 5 लोगों का एफर्ट लग रहा था, तब वो कार उठ रही थी। अभी क्या है, एक जैक लगाया, एक आदमी आसानी से एफर्ट लगा के उठा सकता है। क्या है, सिंपल है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जो ह्यूमन के एफर्ट को घटा दे और काम को क्या कर दे, जल्दी से जल्दी कर दे, फास्टर कर दे और साथ में अच्छी तरीके से कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। इज कॉल्ड मशीन, ठीक है। क्या कहेंगे, एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट और मेक्स द वर्क फास्टर एंड इन एफिशिएंट वे इज कॉल्ड मशीन। तो मशीन तो समझ में आ गया कि कोई भी चीज जो ह्यूमन के एफर्ट को घटा दे, ठीक है ना, ह्यूमन के एफर्ट को घटा दे। पहले एफर्ट ज्यादा लग रहा था, अब कम कर दे, ठीक है। पहले काम को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, अब जल्दी से कर दे। बात समझ में आ रहा है। पहले काम को कर रहे थे तो थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा था, काम सही ढंग से नहीं होता, लेकिन काम हो जा रहा था। लेकिन मशीन को यूज करके काम को अच्छे ढंग से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो सब क्या है, मशीन है, ठीक है। मशीन का मतलब ये होता है। अब मशीन में भी दो मशीनें होती हैं, दो तरीके की। एक होता है कॉम्प्लेक्स मशीन और दूसरा होता है सिंपल मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मशीन एक ऐसा मशीन होता है जिसके पार्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, या ऐसे समझो कि बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। ए मशीन which is a combination of complex part, combination of complex part लिख दे रहे। complex part मतलब कि बहुत सारे पार्ट्स है ना। combination of complex part is called complex machine। एंड सिंपल मशीन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सिंपल मशीन which is made up of simple parts, that is one or two parts are called simple machine। कॉम्प्लेक्स मशीन में यहां एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो एग्जांपल में लिखूंगा, जैसे हमारे पास ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, कार हो गया, ठीक है, एरोप्लेन हो गया, ठीक है, ETC। और सिंपल मशीन के जरा कुछ एग्जांपल लिख दूं मैं, सीजर हो गया, प्लायर हो गया ना, पेचकस,
स्क्रू ड्राइवर हो गया, ठीक है, ये जो जैक हम यूज करते हैं। उसके बाद से स्पून हो गया, रॉड हो गया, कोई रिजिड रॉड हो गया, ETC, ये हो जाता है। ये सब सिंपल मशीन होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। सिंपल मशीन कॉम्प्लेक्स मशीन समझने में कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है ना, क्योंकि सिंपल का मतलब सिंपल होता है, ठीक है। जो डेली लाइफ में हम मशीनें यूज करते हैं, चाकू हो गया, पेचकस हो गया, पिलास हो गया, ठीक है ना, ये सब के सब सिंपल मशीन हो। तो ये तो समझ में आ गया। अब सिंपल मशीन, ठीक है, सिंपल मशीन कितने तरीके की होती है? सिंपल मशीन के भी टाइप्स होते हैं, बात समझ आया? उनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया सिंपल मशीन। अब इस चैप्टर में हमको पूरा सिर्फ सिंपल मशीन के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम क्या है? मशीन। लेकिन मशीन में भी दो तरीके की मशीन होती है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन होती है और एक सिंपल मशीन होती है। कॉम्प्लेक्स मशीन को हम यहां नहीं पढ़ते हैं, जब इंजीनियरिंग करते हैं लोग वहां पढ़ते हैं। हम अभी यहां क्या पढ़ते हैं? बस सिंपल मशीन के बारे में। सिंपल मशीन, सिंपल मशीन हमने बताया सिंपल मशीन क्या होता है। सिंपल मशीन के टाइप्स के बारे में सीधा बात करते हैं, ठीक है। सिंपल मशीन दो तरीके की होती है, ठीक है। सिंपल मशीन मेनली दो तरीके की होती है। एक होता है हमारे पास लीवर। लीवर क्या होता है? कोई भी रॉड, कोई भी एक स्ट्रेट या बेंट रिजिड बॉडी जो किसी फिक्स पॉइंट से आसानी से मूव कर सके। कोई भी एक आप रॉड ले लिए इस तरीके से, ये स्ट्रेट रोड भी हो सकता है, एक बेंट रोड भी हो सकता है इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक सीधा या बेंट रॉड या एक रिजिड बॉडी जो क्या हो, कैपेबल हो किसी फिक्स पॉइंट से मूव करने में, तो उस बॉडी को क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। जैसे ये रॉड हो गया, ये रॉड हो गया, ठीक है ना। आपने सी सॉ देखा होगा, सी सॉ, इसमें ये सी सॉ इस तरीके से, इधर एक लड़का बैठेगा, इधर ऊपर नीचे, है ना। तो इन सबको क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से पेचकस आप यूज करते हो, स्पून यूज करते हो, स्पून, पता नहीं कैसे स्पून बनता है, सपोज करिए स्पून है, ठीक। तो ये सब क्या होते हैं? सबके सब लीवर होते हैं। लीवर का मतलब एक स्ट्रेट रिजिड बॉडी लीजिए जो केपेबल हो किसी फिक्स पॉइंट पे आसानी से मूव करने पर। जैसे ये यहां से मूव कर सकता है, ये यहां से मूव कर सकता है, इसको यहां फिक्स कर दिया तो यहां से मूव करेगा, चम्मच को यहां रख दिया तो यहां से ये मूव करेगा आसानी से, ठीक है ना। तो उसको लीवर कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास आता है ब्रिज, इंक्लाइंड प्लेन। दूसरा क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन। ये दो मशीनें होती हैं, दो तरीके की सिंपल मशीन होती है। यानी जैसे हमारे पास पुल्ली हो गया, ठीक है ना, उसके बाद से हमारे पास लीवर पुल्ली हो गया, व्हील एंड एक्सेल हो गया, ठीक है। उसके बाद से और भी एग्जांपल जैसे मान ले लिया हमने अभी प्लायर का एग्जांपल लिया, सीजर का एग्जांपल लिया, ठीक है, व्हील एंड बैरो का एग्जांपल लिया, ठीक है ना। उसके बाद से नेल कटर एक होती है, उसको भी लिया एग्जांपल में, है ना। उसके बाद से लेमन ग्राइंडर कहते हैं, या वो निचोड़ने वाला, नींबू निचोड़ने वाला होता है, नट क्रैकर होता है, ठीक है ना। वो चिमटा होता है, चिमटा जिसको हम यूज करते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं, नल होती है, नल की हैंडल होती है, हम लोग का हाथ, ठीक है। ये सब के सब क्या है? सब सिंपल मशीनें हैं, सब सिंपल मशीनें हैं। इन्हीं सिंपल मशीन में से इन मशीनों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मेनली लीवर और इंक्लाइन प्लेन में, ठीक है। लीवर क्या होता है वो तो समझ में आ गया कि कोई भी रिजिड बॉडी जो केपेबल हो किसी फिक्स पॉइंट पर मूव करने के लिए, उस रिजिड बॉडी को हम क्या कहेंगे? लीवर कहेंगे। और इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? तो कोई भी स्लोपिंग सरफेस इस तरीके से, एक ऐसा प्लेन जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ एंगल पर क्या हो? इंक्लाइन हो। बस में आ रहा है, जिस सरफेस को हम कंसीडर कर रहे हैं उस कंसीडरिंग सरफेस से ये कुछ एंगल पर जब इंक्लाइन होता है तो इसको क्या कहा जाता है? इंक्लाइंड प्लेन कहा जाता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ये फर्दर और डिवाइड हुआ है, ये फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे इसको मॉडिफाई किया गया है ना। जो लीवर है इसको मॉडिफाई किया गया है और मॉडिफाई करके बनाया गया है व्हील एंड एक्सेल, व्हील एंड एक्सेल। और दूसरा हमारे पास मॉडिफाई करके बनाया गया है पुल्ली, ठीक है। लीवर को देखो देख रहे हो, यही स्पेलिंग में गलतियां होती हैं। लीवर है ना, LEVR, वो LIVER लीवर हमारे शरीर का ना, ये पेट के पास जो होती है लीवर, वो वाली, ठीक है। तो ये लीवर नहीं है ना, ये वाली लीवर नहीं, ये लीवर दूसरी है जो मैंने बताया, ठीक है। व्हील एंड एक्सेल और दूसरा हो जाएगा पुल्ली।
नेक्स्ट हमारे पास है जैसे इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन भी दो पार्ट में मॉडिफाई हुआ है ना। एक होता है हमारे पास वेज, वेज वेज बोले तो टांगी देखा होगा आपने, टांगी इस तरीके से होती है। फरसा, टांगी, ठीक है। इस तरीके से और भी एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे इसमें नाइफ आ जाएगा, चाकू, चाकू, तलवार, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सब इसके वेज के एग्जांपल हो जाएंगे। और इंक्लाइन प्लेन का नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्रू। क्या आ जाएगा, स्क्रू। स्क्रू, स्क्रू जैसे इस तरीके से अब देख पा रहे हो इंक्लाइंड होता है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि दो सरफेस को इसमें जोड़ा गया है इस तरीके से। ये इंक्लाइंड ही तो होता है, इंक्लाइंड हुआ। यहां पर भी ये दोनों चीजें इस तरीके से इंक्लाइंड होती है, ठीक है। जैसे यहां पर थोड़ा मोटा हो जाता है और यहां जाके नीचे पतला हो जाता है, ठीक है। ऊपर मोटा होता है, नीचे पतला होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वेज के शेप में। वेज के शेप में मतलब इस तरीके से में, बात समझ आ रही है, इस शेप में, इस तरीके से ऐसे जाकर के पतला हो जाना, क्या है, वेज का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो व्हील एंड एक्सल में जो गाड़ी में पहिया लगी होती है, गाड़ी में पहिया लगी होती है, ऐसे बीच में एक एक्सल होता है, इसमें दो व्हील लगी होती है इस तरीके से। व्हील एंड एक्सल वाला हो गया एग्जांपल। पुल्ली वाले में आप देख रहे होंगे, आप उसमें से क्या कहते हैं, वेल में से, कुआं में से पानी निकाला जाता है, तो उस समय इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। साथ में बहुत बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं, इन क्रेनों में भी ये पुल्ली यूज किया जाता है, ठीक है ना। वेज का एग्जांपल आपको समझ में आई, स्क्रू वाला तो आप डे लाइफ में एग्जांपल देखते ही हैं। तो ये इन जो सिंपल मशीन होती है वो दो तरीके की होती है, जिसमें एक होता है लीवर और दूसरा होता है इंक्लाइन प्लेन। लीवर क्या होता है, कोई भी रिजिड बॉडी, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट और बेंट रिजिड बॉडी जो केपेबल हो किसी फिक्स पॉइंट पर रोटेट करने के, तो उसको कहा जाता है क्या, लीवर। और इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, जब कोई भी प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ एंगल पर इंक्लाइन कर दिया जाता है, तो उसको हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं, ठीक है ना, आसानी से, इसमें तो कुछ है नहीं। तो ये दो तरीके के हमारे पास मशीनें हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मशीनों को बेसिकली यूज क्यों करते हैं, मेन रीजन क्या होता है। क्या सिर्फ एफर्ट को घटाने के लिए यूज करते हैं, क्या सिर्फ फोर्स को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, या कोई और भी काम होता है जिसके लिए हम इन मशीनों को यूज करते हैं। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास फंक्शन ऑफ अ मशीन, यानी मशीन का फंक्शन बताएगा, यानी मशीन जो है वो किन किन कामों में लिया जा सकता है, वही उस मशीन का क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आसान है। फंक्शन ऑफ अ मशीन, फंक्शन ऑफ अ मशीन, ठीक है ना, मशीन का फंक्शन, कि मशीन किन किन कामों में लाया जा सकता है, लिया जा सकता है, उसको उपयोग में लाया जा सकता है, कौन कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें मशीन को यूज किया जा सकता है। तो पहली बात कि मशीन को हम फोर्स बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। फोर्स बढ़ाने के लिए जैसे कि मान लीजिए आपने पिलास देखा होगा, पिलास इस तरीके से एक होता है, पिलास जिसको मैंने प्लायर बोला अभी, ठीक है ना, पिलास होता है। अब मैं इतना अच्छा नहीं बना पाता हूं डायग्राम, लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। पिलास में क्या होता है, आप यहां से इसको दबाते हो और ये चीजें इसमें पकड़ने के लिए होती है, इस तरीके से पकड़ने वाला बना होता है इसमें, ठीक है, पकड़ने वाला। तो अगर आप क्या करो, अगर इधर अपनी उंगली लगाओ, इधर से दबाओ थोड़ा सा हल्का सा, आप सही का मत करना, ठीक है, हल्का सा करके देख लेना कभी। ऐसे इसको थोड़ा सा उंगली इसमें डालो और इसको हल्का सा दबाओगे तो तुम्हें यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा, ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा फोर्स से इसको दबा रहे हैं। आपने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, यहां पर आपने एफर्ट लगाया अपना, यहां हल्का सा एफर्ट लगाया। अगर आप हल्का से एफर्ट लगाओगे, अपने फिंगर्स को यहां रखोगे, हल्का से एफर्ट लगाओगे, तो ऐसा लगेगा इसको बहुत ज्यादा फोर्स से दबाया जा रहा है। आपने यहां थोड़ा सा फोर्स लगाया और आपको यहां ज्यादा फोर्स फील होगा। सुना है, जैसे आप नट को जब पकड़ रहे थे, अपने हाथ से पकड़ के खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो नट पर से हाथ आपका स्लिप कर जा रहा था। लेकिन अगर इस प्लायर को यूज करोगे, प्लास को यूज करते हो, उसको दबाते हो और दबा करके घुमाते हो, तो आसानी से नट क्या होता है, खुल जाता है। क्यों? क्योंकि जो आप
अपने हाथ से फिंगर से ये क्या कर रहे थे, नट को ऐसे पकड़ करके घुमाने की कोशिश कर रहे थे, आपका फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं था कि नट को टाइटली होल्ड कर सके, लेकिन आपने पिलास की मदद से कर लिया। एक हाथ से उसको भी खोल लेते, एक हाथ से इसको भी करेंगे, आसानी से वो खुल जाएगा पिलास की मदद से, लेकिन अपने हाथ से नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। जब अपने हाथ से आप फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स सफिशिएंट नहीं था, सही डायरेक्शन में सही पॉइंट पे नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करेंगे, आप इस पिलास को यूज करेंगे तो इससे आप उस वर्क को आसानी से कर सकते हैं। यानी आप थोड़ा सा फोर्स लगा करके आसानी से नट को खोला जा सकता है। तो यहां पर इसने क्या किया, आपकी फोर्स को बढ़ा दिया है। तो मशीन को ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज किया जा सकता है। बस हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से बात करते हैं जैसे कैंची का। होती है ना कैंची, सीजर, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से सीजर में क्या होता है, आप ये हैंडल इसकी छोटी होती है, ये जो इसकी माउथ होती है बड़ी होती है, इसका मुंह जो होता है बड़ा होता है। अगर आप यहां से पकड़ के दबाओगे तो क्या होगा, आप देखो कितना डिस्प्लेसमेंट आप करते हो, इस एफर्ट को कितना डिस्प्लेस करोगे, इतना, और ये डिस्प्लेस कितना होगा, इतना, ठीक है। अच्छा, साथ में क्या होगा, अभी आप कपड़ा काटोगे तो जो कपड़ा होगा वो इतना कपड़ा कट जाएगा एक बार में, देखो तो इतना दूरी का काम हो जाएगा। इतना बस मूव कराने से, बस ये स्मॉल डी मूव कराने थे, देखो ये कैपिटल डी, इतना बड़ा काम हो जाएगा, इतना ज्यादा कपड़ा आसानी से कट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक छोटा डिस्प्लेसमेंट देने से, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देने से एक बड़े डिस्प्लेसमेंट का कार्य हो जा रहा है, यानी ज्यादा कपड़ा आसानी से काटा जा सकता है। यानी थोड़ा सा मोशन करा के ज्यादा काम निकाला जा सकता है, यानी जल्दी से काम निकाला जा सकता है। तो ये स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। अब देखो, थोड़ा सा दबाए, खट से कटा, फिर थोड़ा दबाए काटे, फिर थोड़ा दबाए काटे, तो एक तरीके से उसको एक बार दबाने से ज्यादा दूरी का काम हो जा रहा है, यानी वो क्या कर दे रहा है, कार्य को बढ़ा दे रहा है, स्पीड अप कर दे रहा है। समझ आ रहा है, इस कार्य को स्पीड अप कर दे रहा है, जल्दी जल्दी काटने में। एक बार कैंची लगाते खटाक से ऐसे करके काट देते हैं, क्या है, स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया। उसको बैठ करके दांत से काटते या हाथ से, उसको हाथ से तो काटेंगे, अब दांत से बैठ के काटेंगे तो काटते रह जाएंगे कपड़े को, समझा ना। लेकिन कैंची की मदद से उसको कितना आसानी से और कितना जल्दी काटा जा सकता है। तो ये क्या करता है, स्पीड को मल्टीप्लाई कर सकता है, यानी मशीन को ऐसे स्पीड मल्टीप्लायर भी यूज कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है। दूसरी चीज, ये वेल जिसमें से हम पानी निकालते हैं ना, कुएं में से हम पानी निकालते हैं, तो उस समय हम यूज करते हैं पुल्ली। क्या यूज करते हैं, पुल्ली यूज करते हैं। तो पुल्ली करता क्या है, क्यों पुल्ली को यूज किया जाता है, जरा सपोज करिए कि आप वेल में से पानी जब निकालेंगे तो ऐसे झुक के निकालेंगे, तो एक तो वो जो पानी के क्या कहते हैं, वो बाल्टी रहेगा, वो आपको ऑलरेडी अंदर की तरफ खींचेगा। दूसरा, जब आप झुकोगे तो ग्रेविटी भी आपको नीचे की तरफ खींचेगी, जिससे होगा क्या, आपकी बॉडी पर दो फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा, और हो सकता है कि आप उसमें क्या हो जाए, कहते हैं वेल में हो सकता है कि आप गिर जाए। बात समझ आया। अच्छा, अब छत पर सोचिए, सब छत पर है और नीचे से कोई सामान उठाना है, बाल्टी में बालू भरा है, उसको ऊपर खींचना है। अब वैसे खींचोगे तो क्या होगा, जल्दी से नीचे चले जाओगे, वो ऊपर आए या ना आए, आप नीचे जल्दी चले जाओगे, ये निश्चित है। तो करते क्या है, हम क्या करते हैं, एक डंडी में इस तरीके से एक व्हील फंसाते हैं, उसको स्टैंड पर ऐसे लगाते हैं, इसमें व्हील फंसा के उसके ऊपर से रस्सी चढ़ा देते हैं, और उसके बाद से क्या करते हैं, उसको ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हैं। सपोज करिए इधर से इस तरीके से, यहां बाल्टी हमारी बंधी होगी इस तरीके से, इस तरीके से बाल्टी इसमें बंधी होगी इस तरीके से, और यहां से इस तरीके से, ठीक है ना। नीचे से हम क्या करेंगे, पानी निकालेंगे। तो ऐसे इसको इधर की तरफ जब खींचेंगे, देखो तो अब ऊपर से नीचे की तरफ खींचेंगे, ऊपर से नीचे खींचेंगे, तो एक तो हमारी बॉडी हमको, मतलब हमारी बॉडी को पृथ्वी पकड़ के रखा है, और साथ में हम क्या करेंगे, उसको नीचे की तरफ खींचेंगे, तो हम ऊपर तो नहीं उठेंगे, लेकिन ये होगा कि वो बाल्टी क्या होगी, नीचे से ऊपर आसानी से आ जाएगी। अब हमें डर नहीं रहेगा उसमें गिरने का। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसके डायरेक्शन को चेंज करके, है ना, इस मशीन के द्वारा, इस सिंपल मशीन के द्वारा हमने क्या किया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और उसके पास एक वर्क को क्या कर दिया, इजीली परफॉर्म कर दिया, वर्क को आसानी से कर सकते हैं। तो आप यहां से 3 एग्जांपल की मदद से आपने देखा कि मशीन को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर, ऐसे स्पीड मल्टीप्लायर, एंड टू अप्लाई द फोर्स इन ए कन्वीनियंट डायरेक्शन, दैट इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन। यानी जो मशीन होती है उनका मेन फंक्शन होता है, या उसकी जो हम सिंपल मशीन बेसिकली जिसके लिए यूज करते हैं, वो ज्यादातर तो इन्हीं तीनों कामों में लिया जाता है।
बात समझ आ रहा है? तो इस तरीके से इनके बारे में लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया जरा मैं बताता हूं। पहला, मशीन कैन मल्टीप्लाई फोर्स सच एज पुली एंड अ सिंपल लीवर। ठीक है ना। मशीन कैन इंक्रीज द स्पीड, मशीन इन स्पीड को क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। जैसे कि आपने लीवर ले लो, व्हील एंड एक्सल ले लो, ठीक है ना, स्पीड को मल्टीप्लाई। जैसे व्हील एंड एक्सल में कार में क्या किया, पहिया लगा दिया, बाइक में पहिया लगा दिया, उस पर तेल डालते हैं, ठीक है, डीजल डालो, पेट्रोल डालो, और उसके बाद से थोड़े से वर्क करके और आसानी से काफी दूर तक जाया जा सकता है ना, ज्यादा काम आसानी से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वहां स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं एक बड़ा सा गड्ढा खोदना है तो क्या करेंगे, अब 4-10-12 लेबर को लगाएंगे तो हो सकता है कि 1 या 1.5 दिन में या 2 दिन में उसको खोद दे। लेकिन आप क्या करिए, आप बुलडोजर लगा दीजिए, क्या करेगा वो, काम को जल्दी कर देगा। समझा रहा है? भले ही सिंपल मशीन नहीं है, लेकिन एक तरीके से आप देखो मशीन को तो उसका फंक्शन तो यही है ना कि काम को जल्दी से कर देगा, यानी स्पीड मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो यही इसका मेन फंक्शन होता है। पहला, मशीन कैन बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर, मशीन को फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज किया जा सकता है। ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा, मशीन can be used as speed multiplier, used as force multiplier, used as speed multiplier, speed multiplier के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। Machine can be used to apply force in convenient direction, बात समझ आया ना। तो ये मशीन के 3 फंक्शन होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, मशीन के 3 फंक्शन हो गए। बेसिकली हम इन्हीं काम के लिए मशीनों को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे जनरल टर्म्स हैं जो मशीन के बारे में हमको बताएंगे। तो उन सारे जनरल टर्म्स को हम चेक करते हैं कि वो सारे जनरल टर्म्स क्या क्या है, जिसको, है ना, जो कि चाहिए हमें मशीन को समझने के लिए। तो उसको देखते हैं, इसको हटा दिया जाए। क्लियर है? अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आती है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं इसमें, एकदम आसान सारी चीजें, ठीक है ना। अभी फंक्शन ऑफ मशीन हो गया। नेक्स्ट जो हमें समझना है वो ये है, general terms used in the study of machine, general terms used in the study of machines, ठीक है। जनरल टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ मशीन, मतलब कुछ ऐसे टर्म्स जो मशीन की पढ़ाई के लिए चाहिए। यानी मशीन के बारे में अगर पढ़ना है तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम अगर समझ लेंगे तो मशीन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये टर्म्स की मदद से उसको आसानी से समझा जा सकता है। इसीलिए इन टर्म्स को समझना जरूरी होता है, जिसमें सबसे पहला टर्म होता है इनपुट। आप समझिए मशीन के केस में इनपुट का मतलब क्या होता है। इनपुट का मतलब समझने के लिए आप पहले ये समझिए कि ये बताइए कि अगर हमारे पास कोई मशीन है, जैसे चाकू है, चाकू को आपने टेबल पे रख दिया, सब्जी रख दिया और कहा चलो भाई चाकू चलो शुरू हो जा, फटाफट सब्जी काट डालो। और सुनो अच्छे से काटना, उसको रेक्टेंगल शेप में काटना, स्क्वायर शेप में काटना, क्यूब के शेप में काटना, या तुम एक शेप बता दो काटना चालू कर देगा। ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं, मशीन को रख दिया और कहा चलो भाई शुरू हो जाओ, अब काम दिखाओ, अपना खेल दिखाओ, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कर देगा। तो उस कंडीशन में करना क्या होगा, मशीन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। जब तक आप मशीन के ऊपर वर्क नहीं करोगे, मशीन को एनर्जी नहीं सप्लाई करोगे, तब तक वो कुछ नहीं करने वाला है। समझ आ रहा है? वो कुछ नहीं करने वाला है। बोल दिया और करना स्टार्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, मशीन के ऊपर काम करना पड़ेगा। मशीन के ऊपर काम क्यों करना पड़ेगा, ताकि वो मशीन हमारे लिए काम करे, ठीक है ना। तो आप पूछेंगे तो हम मशीन के ऊपर क्यों काम करें, क्यों ना अपने लिए काम कर रहे हैं। भाई हम अपने लिए काम कर सकते हैं, लेकिन अभी तो समझा ना, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है, सही ढंग से नहीं होगा। इसीलिए मशीन के ऊपर काम करते हैं, ताकि मशीन क्या करे, उस काम को जल्दी कर दे, ठीक है, आसानी से कर दे और सही तरीके से कर दे। इसीलिए मशीन के ऊपर काम करते हैं।
हैं। जब मशीन के ऊपर काम करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। यानी द वर्क डन ऑन द मशीन, द वर्क डन ऑन द मशीन, ठीक है ना, वर्क डन ऑन द मशीन और एनर्जी सप्लाई टू द मशीन इज नोन एज इनपुट। दूसरा क्या होता है, आउटपुट। आउटपुट, अब मशीन के ऊपर आप काम करेंगे तो मशीन तो आपके लिए भी तो काम करेगा, बैठा तो रहेगा नहीं हाथ पे हाथ रख के। जैसे आपने चाकू को चलाया तो चाकू क्या करेगा, आपके लिए सब्जी काटेगा। जैक को लगाया, जैक को घुमाया तो जैक क्या करेगा, बैठे तो रहेगा नहीं, वो भी क्या करेगा, कार को उठाएगा। समझा ना। आपने पाइलर लिया, प्लायर, पिलास लिया, आपने उसको किस चीज से दबाया, आप प्रेस किए उसके हैंडल को, तो उसका अगला जो माउथ होता है वो तो बैठा रहेगा, वो भी क्या करेगा, प्रेस करेगा, काम करेगा। समझा ना। साइकिल, साइकिल वो भी एक तरीके से सिंपल मशीन में थे, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम लोग फिर भी उसको सिंपल मशीन में यूज करेंगे। जैसे कि आपने हथौड़ा ले लिया, ये हथौड़ा थी ना इस तरीके की, ये हथौड़ा, इसमें क्या करोगे आप, इसको किसी कांटे में ऐसे फंसा करके इसको खींचोगे तो बैठा नहीं रहेगा, वो भी क्या करेगा, आपके लिए काम करेगा। तो मशीन भी काम करता है, तो जो मशीन काम करता है उस कार्य को क्या बोला जाता है, आउटपुट बोला जाता है। यानी जब वर्क डन बाय मशीन इज कॉल्ड आउटपुट। द वर्क डन बाय मशीन इज कॉल्ड आउटपुट। इनपुट समझ में आ गया, आउटपुट समझ में आ गया। लेकिन जो आउटपुट होता है ना वो दो तरीके का होता है, एक होता है एक्चुअल आउटपुट और दूसरा होता है हमारे पास यूजफुल आउटपुट। सॉरी, दो तरीके का आउटपुट होता है, एक होता है हमारे पास एक्चुअल आउटपुट और दूसरा होता है यूजफुल आउटपुट। इनपुट सिंपली एक तरीके का होता है, लेकिन आउटपुट क्या होते हैं, दो तरीके के, एक यूजफुल आउटपुट और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्चुअल आउटपुट। जब मशीन काम करती है, जैसे हमने मशीन के ऊपर कुछ काम किया, समझ में आ रहा है, यानी हमने मशीन को एनर्जी सप्लाई किया। अगर सपोज करिए कि हमने 100 जूल का एनर्जी सप्लाई किया मशीन को, तो क्या ये जरूरी है कि मशीन 100 जूल की एनर्जी वर्क में कन्वर्ट कर देगा? ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि मशीन के वेरियस पार्ट्स होते हैं और मशीन के बहुत सारे पार्ट्स होने की वजह से क्या होता है कि जब मशीन काम करना स्टार्ट करता है तो उसके पार्ट्स मोशन में आ जाते हैं। उनके मोशन में आने की वजह से दो या दो से अधिक सरफेस रफ करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होता है, एबिल होता है हमारे लिए, ठीक है ना। वो हमें काम को करने नहीं देगा, वो रोकेगा, उस काम को होने से रोकेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस फ्रिक्शन को मार के भगाना पड़ेगा और तब जाकर के वो मशीन हमारे लिए काम करेगा। तो मशीन दो जगह काम करता है, एक तो पहले जो प्रॉब्लम आया जैसे फ्रिक्शनल फोर्सेस आया, समझ आ रहा है, उसकी बॉडी पार्ट्स को मोशन कराने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, वो एक वर्क करना पड़ेगा। तो ये दो तरीके की बीमारी सबसे पहले मशीन अपने अंदर से खत्म करेगा एनर्जी सप्लाई करके। तो जो 100 जूल की एनर्जी दिया था, हो सकता है कि 5 जूल की एनर्जी इसी में खर्चा हो गई फ्रिक्शनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए और उसके पार्ट्स को मोशन कराने के लिए। बाकी की 95 जूल की एनर्जी बची, वो क्या करेगा, वो काम को करेगा। समझ आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं मशीन को, वो पूरा का पूरा एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, उसका सिर्फ कुछ ही पार्ट कन्वर्ट हो पाता है। तो इस कंडीशन में मशीन दो जगह वर्क करता है, एक फ्रिक्शनल और उसके पार्ट्स को मोशन में लाने के लिए, ठीक है, फ्रिक्शनल से बाहर निकलने के लिए और उसके पार्ट को मोशन में लाने के लिए, और दूसरा जो हम काम उससे करवा रहे हैं उस काम को करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी लोड को लिफ्ट कर रहे हैं तो वो लोड क्या हो जाएगा, हमारा यूजफुल वर्क हो जाएगा, और जो फ्रिक्शनल फोर्सेस या अदर प्रॉब्लम्स है वो हमारा वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए वर्क मशीन करेगा। तो मशीन दो तरीके का काम करेगा, एक हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स और बाकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, और दूसरा यूजफुल लोड को लिफ्ट करने के लिए। तो इस कंडीशन में ये मशीन जो दोनों काम को करेगा, उस कंडीशन में उस पूरे आउटपुट को क्या कहा जाता है, एक्चुअल आउटपुट कहा जाता है। ठीक है ना, वर्क डन, है ना, वर्क डन इन लिफ्टिंग यूजफुल लोड। यूजफुल लोड मतलब क्या, जैसे कार को लिफ्ट करने के लिए, कार को उठाने के लिए कार का भार होगा, उसका वेट होगा, तो वही उसका लोड हो जाएगा। तो कार को उठाना था
तो कार की जो लोड होगी वो हमारे लिए यूजफुल लोड कहलाएगी। लेकिन जब जैक को घुमा रहे थे तो जैक के पार्ट्स में जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा था या उसको मोशन में लाने के लिए जो एनर्जी खर्चा हो रही थी वो तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। सुना है ना? ठीक है, तो उस काम में जो आती है वर्क डन इन लिफ्टिंग द यूजफुल लोड प्लस वर्क डन इन ओवरकमिंग थ्रू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से बाहर निकलने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो, और जो यूजफुल लोड है उसको लिफ्ट करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो जो टोटल वर्क को जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, एक्चुअल आउटपुट आएगा। वो हमारे लिए एक्चुअल वर्क डन कहलाएगा। आप आउटपुट कहो या वर्क डन कहो एक ही चीज है ना। तो एक्चुअल आउटपुट कहो या एक्चुअल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन लिफ्टिंग द यूजफुल लोड, जो कार का लोड होगा एक्चुअल वो लिफ्ट करने के लिए और फ्रिक्शनल फोर्स से बाहर निकले, इन दोनों कार्यों को क्या कहा जाता है, एक्चुअल आउटपुट। और यूजफुल आउटपुट क्या होता है, तो यूजफुल लोड को लिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को क्या कहा जाता है, यूजफुल आउटपुट, है ना। वर्क डन इन लिफ्टिंग यूजफुल लोड को लिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को क्या कहा जाता है, यूजफुल आउटपुट कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, समझ में नहीं आवत है परेशान कर देते हैं। देखो सपोज करिए कि कोई बॉडी, लिख देता हूं सारी चीजें, सपोज ए बॉडी ऑफ वेट 40 न्यूटन is to be lifted by applying 10 Newton of effort, 10 Newton of effort, and also in overcoming the frictional force of 20 न्यूटन। ठीक है, समय 10 न्यूटन, मान लीजिए हमने यहाँ 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन हम एफर्ट लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ, 50 न्यूटन का हमने एफर्ट लगाया तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि 40 न्यूटन ले, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। आप लगाओगे इतना न्यूटन का फोर्स तो इतना प्लस इतना वर्क होगा। ठीक है, तो देखिए सपोज करिए कि एक बॉडी है जिसका वेट 40 न्यूटन है, उसको क्या करना है, लिफ्ट करना है 40 न्यूटन का एफर्ट लगा करके, लेकिन इसके साथ साथ क्या करना है, 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स से बाहर निकलना है। तो यहां पर अगर हम यूजफुल लोड की बात करें तो यूजफुल लोड क्या हो जाएगा, ये 40 न्यूटन जो लिफ्ट करना था। ठीक है, ऐसा तो नहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा इसमें, लो भाई अब कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ये 60 कर 40, ये जो 40 न्यूटन है ये हमारे यूजफुल लोड है। ठीक है, और एक्चुअल लोड क्या हो जाएगा, 40 प्लस 20 ये हो जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है, ये 60 न्यूटन हमारे लिए, इन दोनों का जो सम आया वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्चुअल लोड हो जाएगा। अब इसको लिफ्ट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा वो निकाल लीजिए, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, यूजफुल आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्चुअल लोड को लिफ्ट करने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल आउटपुट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल आउटपुट क्या है। ठीक है, यूजफुल आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है। ये कुछ ऐसे टर्म्स है जिसको समझने के लिए मशीन, यानी मशीन को समझने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। उसको डिस्कस करते हैं, मशीन का प्रिंसिपल क्या है और वो क्या बातें बताता है। तो मशीन का प्रिंसिपल यही है, मशीन का प्रिंसिपल ये कहता है कि देखो भाई, आप कोई भी वर्क करो, कैसे भी वर्क करो, कोई भी वर्क करो और कैसे भी वर्क करो, बस इतना ध्यान देना हमेशा कि जो आप वर्क कर रहे हो मशीन के ऊपर, वो वर्क, और जो मशीन काम कर रहा है आपके लिए वो वर्क, यानी
वर्क डन बाय अस ऑन द मशीन या द वर्क डन ऑन द मशीन और जो वर्क डन बाय द मशीन, ये दोनों हमेशा सेम होता है। हमेशा क्या होता है? दोनों इक्वल होता है, कभी भी इसमें अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं अंतर पड़ेगा? क्यों ऐसा होगा कि हमेशा जो हम एनर्जी देंगे उतना ही वर्क वो मशीन करेगा? बात समझ रहे हैं? क्यों ऐसा होता है? सोचिए सोचिए क्यों होता है, सोच लीजिए, वीडियो पॉज करके सोच लीजिए, थोड़ा शॉर्ट टाइम हो तो और सोचिए, और फिर सोचने के बाद आप उसको रिज्यूम करिए, ठीक है, और फिर समझिए कि क्या होता है। जब आप मशीन को एनर्जी सप्लाई करते हैं, सपोज करिए आपने 60 जूल का एनर्जी सप्लाई किया या 100 जूल का एनर्जी सप्लाई किया, तो ऐसा तो है नहीं कि 120 जूल का वर्क हो जाएगा। सपोज करिए आपने 100 जूल का एनर्जी सप्लाई किया, और ऐसा तो है नहीं कि 120 जूल का वर्क हो जाएगा, इतना वर्क हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो भाई ये बताइए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाएगा। बताइए, अरे इसका भी कुछ औकात है, इसका भी कुछ मतलब है, इसका भी कुछ मतलब है। ये क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बस समझ आप, एनर्जी को नहीं बनाया जा सकता है, एनर्जी को नहीं बिगाड़ा जा सकता है, सिर्फ एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो भाई बताइए कि आप 100 जूल की एनर्जी दे और मशीन क्या करेगा? एनर्जी अपने आप में क्रिएट तो करेगा नहीं, एनर्जी अपने आप में क्रिएट नहीं करेगा। वर्क डन जो होगा, जो आपने वर्क डन मशीन के ऊपर किया है, उतना ही वर्क डन मशीन भी करेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं कर सकता है और उससे कम भी नहीं करेगा। ज्यादा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एनर्जी ज्यादा करेगा तो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, एनर्जी 20 जूल का उसने बना दिया, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। और उससे कम भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे कम करेगा तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी जितना आपने एनर्जी सप्लाई किया है मशीन को, निश्चित है कि मशीन उतना ही काम करेगा, वरना बहुत पिटाएगा। क्यों? क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रिंसिपल या अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मशीन, principle of machine, work done on the machine is equal to work done by machine. Work done on the machine is equal to work done by machine. जो वर्क मशीन के ऊपर का आप काम करोगे, उतना ही मशीन भी आपके लिए काम करेगा, ठीक है। और वर्क डन ऑन द मशीन को क्या कहा जाता है? पढ़े अभी, इनपुट कहा जाता है। पीछे जाके देखिए, पीछे आपने पढ़ा तुरंत, वर्क डन ऑन द मशीन इज कॉल्ड इनपुट एंड वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट। वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो मशीन के ऊपर आप काम करेंगे वो हमेशा मशीन का काम कितना कर रहा है उसके बराबर होगा, कभी ये दोनों अंतर नहीं हो सकता है। और अगर कभी रीजन पूछा जाए, तो रीजन क्या देंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी को ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल को बनाया गया है, जिसमें एक आता है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ मशीन। जो नेक्स्ट टर्म हमें समझना है, एक टर्म के सबसे पहले क्या समझे थे? आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, ये दो बात समझ लिए थे। ये रिलेटेड टर्म्स थे मशीन से। मशीन से अगला रिलेटेड टर्म्स हमारे पास क्या है? वो है आइडियल मशीन एंड परफेक्ट मशीन, है ना। आइडियल मशीन और परफेक्ट मशीन के बारे में समझिए। आइडियल और परफेक्ट मशीन, आइडियल या परफेक्ट मशीन क्या होता है? अब परफेक्ट से ही पता चल रहा है कि जो परफेक्ट हो, मतलब 100% एफिशिएंट हो। मतलब आपने 10 जूल का एनर्जी दिया और 10 का 10 जूल एनर्जी 10 जूल के यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो गया। यानी ना फ्रिक्शन में वेस्ट हुआ, ना किसी बॉडी पार्ट्स के मोशन कराने में वेस्ट हुआ।
सुना? तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, वो उसको परफेक्ट मशीन या आइडियल मशीन कहेंगे। और आपकी बुक में डेफिनेशन एक लिखा होगा, ए मशीन whose parts are weightless and frictionless are called परफेक्ट मशीन और आइडियल मशीन। और ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बताइए जिसके पास मास ही ना हो। पॉसिबल है? कोई मशीन या कोई पार्ट ऐसा नहीं है या कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जिसका मास हो ही ना। अगर मास नहीं होगा तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा भाई। बस समझ आ रहा है? तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जिसका वेट हो ही ना, यानी वेटलेस हो। दूसरा, कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसके दो या दो से अधिक पार्ट्स जहां मोशन कर रहे हो उसमें फ्रिक्शन आए ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये आइडियल और परफेक्ट मशीन भी पॉसिबल नहीं है। रियल में देखा जाए तो ये चीजें कभी एग्जिस्ट करती नहीं है, क्योंकि ये सिंपली एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसको रियल लाइफ में उतारा नहीं जा सकता है। बात समझ आ रहा है? तो आप हमेशा ध्यान देना, ठीक है? आइडियल और परफेक्ट मशीन क्या होता है? जस्ट ये इमेजिनरी चीजें है, रियल में नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि कोई पार्ट वेटलेस, मतलब जिसके पास वेट हो ही ना। ऐसा है कि कोई भारी ना हो, एक ब्रिक लीजिए, ईटा उठाइए और उसमें वेट हो ही ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। होगा, थोड़ा सा होगा, निश्चित है होगा। और फ्रिक्शन भी होगा, क्योंकि अगर दो या दो से अधिक पार्ट्स रफ करेंगे एक दूसरे के सरफेस से, तो निश्चित है कि वहां फ्रिक्शन डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, ठीक है ना? तो इसीलिए परफेक्ट मशीन और आइडियल मशीन सिर्फ एक कंसेप्ट बन के रह गया है, रियल लाइफ में इसको उतारा नहीं जा सकता है, ठीक है? तो इसके डिफिनेशन में लिखते क्या है? ए मशीन whose parts are weightless and frictionless. Frictionless and its efficiency is 100%. Its efficiency is 100% is called ideal or perfect machine. Is called आइडियल और परफेक्ट मशीन। सुना है ना? तो ये आइडियल और परफेक्ट मशीन है, ठीक है ना? एक परफेक्ट मशीन या आइडियल मशीन बनाने की कोशिश की गई थी, जिसको कार्नोट इंजन कहा जाता है। और 11 में जाओगे तो पढ़ोगे, उसके बाद जाओगे तो पढ़ोगे। कार्नोट इंजन कोशिश किया गया था कि बनाया जाए, लेकिन वो भी पूरा 100% एफिशिएंट नहीं बना था। 90 to 99% ही एफिशिएंट बना था, उससे ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता है। तो कोई भी मशीन यहाँ धरती पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? इसलिए क्योंकि हमने बताया वेटलेस नहीं हो सकता, फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता, इसलिए तो आइडियल मशीन सिर्फ एक ऐसे कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। और एक्चुअल मशीन क्या होता है? एक्चुअल मशीन वो मशीन होता है जिसकी एफिशिएंसी 100% ही होती है। 100% से हमेशा कम होती है, क्योंकि अगर 100% हो गई तो फिर वो आइडियल मशीन हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? आइडियल और परफेक्ट मशीन, ठीक है? इसके बाद से नेक्स्ट अब आगे अगर बढ़े, ठीक है, तो आगे टर्म है हमारे पास वेलोसिटी रेशियो, ठीक है? नेक्स्ट आगे क्या है हमारे पास? वेलोसिटी मैकेनिकल एडवांटेज। ये तो यहां तक हो गया। अब जो हम आगे टर्म पढ़ने जा रहे हैं, इसको पढ़ते ही क्यों? मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, इन सब की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इनको पढ़ते हैं? तो इसके बारे में देख लेते हैं ये सब क्या है, ठीक है ना? तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है किसी भी मशीन का, ठीक है ना? मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? तो मैकेनिकल एडवांटेज हमें यह बताता है कि कोई मशीन अगर हमारे पास है तो वो कितना यूजफुल है, कितना ज्यादा उपयोगी है, वही हमें मैकेनिकल एडवांटेज से पता चलता है। बस समझ आया? मैकेनिकल एडवांटेज किसी मशीन का मतलब ये हुआ कि वो मशीन कितना एडवांटेज दे सकती है, कितना यूजफुल है, कितना लायक है हमारे। समझ आ रहा है ना? कुछ मशीन नालायक होती है, सही से काम नहीं करती है। जैसे मान लीजिए कि आपने साइकिल को क्या किया, ऐसे रख दिया 2-4 साल के लिए, वो सड़ गल गया, उसके बाद से उसमें दुनिया भर का रस्ट वस्ट लग गया। आप उसको चलाएंगे तो पता चला 10 किलो फोर्स लगाएंगे 2 किलो चलेगी, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो उसी तरीके से कह रहे हैं ना कि कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो हमारे लिए एफिशिएंट होती है, यूजफुल होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मशीन यूजफुल है, एफिशिएंट है, हेल्पफुल है? इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा मैकेनिकल एडवांटेज।
तो सबसे पहले चेक करते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि जब तक हम किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज नहीं पता लगाएंगे तब तक हम उसको कैसे यूज करेंगे, कितना परसेंट फायदा है, मतलब उसको यूज करने से कितना हेल्पफुल है, हमारे लिए हेल्प कर सकता है, हमारी कितना आसानी से काम को कर सकता है, कितना जल्दी काम कर सकता है, ठीक है ना, ये सब चीजें हम कैसे पता लगा सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज से। तो हमें ये सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है समझना मैकेनिकल एडवांटेज किसी मशीन का कितना है। तो सीखते हैं, देखिए मैकेनिकल MECH MECHANICL मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, हमने कहा इट इज अ जस्ट रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज को अब हम थोड़ा फिजिक्स के भाषा में समझेंगे, डेली लाइफ की भाषा में तो समझ गए कि कितना आसानी से, कितना जल्दी, ठीक है, कितना बेहतर तरीके से कोई मशीन हमारे लिए काम कर सकती है, वही उसका मैकेनिकल एडवांटेज है। सुना? लेकिन हम बुक के भाषा में या उसको फिजिक्स के भाषा में लिखते कैसे हैं, तो कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोड to the effort applied, load lifted or to the effort applied, ठीक है, इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। जैसे मैकेनिकल एडवांटेज को शॉर्ट फॉर्म में यम में लिखेंगे और ये हो जाएगा लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, यम इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है तो आप क्या करिए, आप चेक करिए कि मशीन के ऊपर लोड कितना लगाया, आपने एफर्ट कितना लगाया, और फिर उन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद उन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। जैसे प्लास है, प्लायर प्लास, क्या करेंगे, अब उस पर हम एफर्ट लगा रहे हैं तो कितना एफर्ट हमने लगाया उसको कैलकुलेट कर लीजिए। उधर लोड हमने रखा था, लोड के ऊपर कितना फोर्स लगा ये चेक कर लीजिए, ठीक है ना, लोड कितना है वो चेक कर लीजिए। उसके बाद से इन दोनों का क्या करिए, रेशियो निकाल लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज। अगर इस तरह नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, सपोज करिए लीवर एक डंडा है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ चीज रख दिया और यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगा के इसको आसानी से उठाया जा सकता है, इसको थोड़ा सा फोर्स लगा के आसानी से उठाया जा सकता है। दरवाजा, घर में दरवाजा, यहाँ पर फोर्स लगा के दरवाजे को आसानी से खोला जा सकता है। क्या दरवाजा एक सिंपल मशीन की तरह काम करेगा, है ना, यहाँ पर फोर्स लगा के आसानी से खोला जा सकता है, वही फोर्स यहाँ लगाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा रहे तो आसानी से खुल जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ पर अगर हमें मैकेनिकल एडवांटेज पता करना हो तो कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए दिया गया है ना, जब डिस्टेंस की बात हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा लोड यहाँ पर है और ये जहां से मोशन करता है ना, इसको यहां से यहां तक क्या बोला जाता है, आर्म बोला जाता है, आर्म, है ना, ये लोड है और ये फलक्रम है, जहां से ये घूमेगा मोशन में होगा उसको फलक्रम कहा जाता है, और ये जहां रखा गया है लोड उसको लोड कहा जाता है। तो लोड से फलक्रम के बीच की दूरी को लोड आर्म कहा जाएगा। और जहां हम एफर्ट लगा रहे हैं, मान लो हमने यहां एफर्ट लगाया, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगा उसको कहा जाता है एफर्ट आर्म, लोड आर्म, एफर्ट आर्म। इसके बेसिस पर भी मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट किया जाता है। मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, बस है ना। यानी मैकेनिकल एडवांटेज देखो यहां उल्टा होता है, यहां लोड होता है अपॉन एफर्ट होता है, यहां एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म हो जाता है, ये ध्यान देना हमेशा, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हो गया हमारे पास एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। यहां से हम मैकेनिकल एडवांटेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर लोड और एफर्ट पता हो तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पुल्ली में ही हमने यहां पर 5 केजी रखा लोड, हमने यहां देखा कितना केजी का एफर्ट लगाना पड़ा, ठीक है ना, उसको कैलकुलेट कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू यहां रख दिया, मैकेनिकल एडवांटेज निकल गया, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज को इस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। और अगर इसको इसी वे में समझे तो मैंने बताया ना कि इसका क्या काम होता है, ठीक है ना, कि कितना अच्छा तरीके से वो काम करेगा, कितना जल्दी काम कर देगा, कितना बेहतर तरीके से काम करेगा, ठीक है ना, ये सब इसकी मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है। अब जब मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करते हैं तो भाई कभी लोड ज्यादा हो सकता है, कभी एफर्ट ज्यादा हो सकता है, कभी दोनों बराबर हो सकता है। तो ये जब दोनों वेरी करेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज भी वेरी करता है, ठीक है ना। मैकेनिकल एडवांटेज जब देखिएगा, अगर लोड ज्यादा हो और एफर्ट कम हो
लोड ज्यादा हो, ज्यादा लोड कम एफर्ट लगा के मोशन में कर दिए। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर है, इस तरीके से बड़ा सा पत्थर है, इसको उधर ढकेलना है, उधर ढकेल के करना है, तो क्या करेंगे हम यहां से धीरे से ऐसे बॉडी रखेंगे और यहां पर लगाएंगे एक लीवर, बात समझ, एक ऐसे डंडा लगाएंगे और इसको यहां से पानी खींचेंगे, ये अपने आप उठ के उधर चला जाएगा। सुना? अब सोचिए अगर आप इसको ऐसे धक्का लगाते तो नहीं हो पाता, लेकिन इसकी मदद से आसानी से थोड़ा सा फोर्स लगा के इसको मोशन में ला दिए। तो आप देख पा रहे हैं कि लोड बहुत ज्यादा है लेकिन एफर्ट क्या बहुत कम है। थोड़ा सा एफर्ट लगा के बहुत ज्यादा लोड को हटाया जा सकता है, लोड को लिफ्ट किया जा सकता है। तो एफर्ट कम हो गया, लोड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब लोड ज्यादा होगा, मान लीजिए 5 है, ये 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। मान लीजिए 5 है और ये 2 ही लगाया, तो 5/2 मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 ना, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर क्या हो जाता है, 1 से ज्यादा हो जाता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर भी हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1, और मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम भी हो सकता है। बच्चे कहीं ऐसा होता है ना कि एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है और कम थोड़ा सा करता है वो का, ठीक है ना, हम एफर्ट थोड़ा सा लगाते हैं और काम क्या होता है, ज्यादा होता है, या हम एफर्ट ज्यादा लगाते हैं और काम थोड़ा सा होता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये वाला, जैसे वो चिमटा होता है, चिमटा, अरे कोयला पकड़ने वाला, आग उठाने वाला चिमटा, उसमें हम ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा सा उठा पाते हैं, तो चूंकि गोला उठाते हैं, इतना दम लगाते हैं, तो क्या होता है, वो वहां पर मैकेनिकल एडवांटेज कम होता है। यहां मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे लोड और एफर्ट बराबर हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज 1, जितना लोड है उतना एफर्ट लगाना पड़ा तो मैकेनिकल एडवांटेज 1, और लोड कम हो गया और एफर्ट ज्यादा हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या है, ये सारी चीजों को निकाल के करेंगे क्या भाई, हमको तो ये देखना था कि मशीन हमारे लिए कितना यूजफुल है, कितना बेटर तरीके से काम कर सकती है, क्या वो हमारे काम को जल्दी कर देगी या काम को लेट से करेगी, ठीक है, काम को सही तरीके से करेगी कि नहीं करेगी, ज्यादा काम को कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये सब चीजें हम चेक करना चाह रहे थे। और हम क्या कर रहे हैं सर, हम चेक कर रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज कम है, ज्यादा है, बराबर है, इक्वल टू 1 है या 1 से कम है। अब इसको पता लगा क्या करेंगे, तो सुनिए ध्यान सुनिए, बहुत जरूरी पार्ट है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा हुआ किसी भी मशीन का, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से अधिक हुआ तो वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर हुआ तो इसको यूज किया जाता है चेंज द डायरेक्शन, यूज्ड इन चेंजिंग डायरेक्शन, यूज्ड इन चेंजिंग डायरेक्शन। मैकेनिकल एडवांटेज 1 हुआ तो डायरेक्शन को बदलने में, और अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम हुआ तो ये होता है ऐसे स्पीड मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर। बात समझ आ रहा है, मतलब कह रहे हैं अगर मैकेनिकल एडवांटेज किसी मशीन का आपको 1 से ज्यादा मिला, समझ जाइएगा वो क्या काम करेगा, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगा आपके तुरंत, ठीक है। दूसरा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर हुआ, इसका मतलब कि वो डायरेक्शन को आसानी से चेंज कर सकता है, तो उसको डायरेक्शन चेंज करने में यूज कर लेंगे। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम हुआ तो उसको हम स्पीड मल्टीप्लायर की तरह, कैंची स्पीड मल्टीप्लायर की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये 3 बातें आपको यहां से मेन सीखनी थी। अभी बताइए कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर कैलकुलेट करना आप नहीं जानते तो क्या पता लगा पाते कि मशीन किस तरह काम करेगा, नहीं पता लग पाएगा। यानी मशीन पता लगाना है किस तरह काम कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। और मैकेनिकल एडवांटेज चेक करने के लिए क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। देखो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर इसका फॉर्मूला पता चल गया कि किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू को रख करके मैकेनिकल एडवांटेज आसानी से निकाल सकते हैं। और मैकेनिकल एडवांटेज निकाल करके जब चेक करेंगे तो हम बता सकते हैं कि वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा, या डायरेक्शन को सही तरीके से लगाने में मदद करेगा, या उसके स्पीड को मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, जो कि हमें कैसे पता चलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज से। और इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज को पढ़ते हैं, नहीं तो मैकेनिकल एडवांटेज को हम नहीं पढ़ते। तो इसी चीज को मैं एक लाइन में लिख देता हूं, जरा आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है ना। मैकेनिकल एडवांटेज में
वो तो समझ में आ गया कि वो एक रेशियो होता है लोड अपॉन एफर्ट या एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म का। लेकिन इसकी खासियत समझते हैं ना, इसका इंपॉर्टेंस, इसके इंपॉर्टेंस कि मैकेनिकल एडवांटेज की क्या खासियत है। तो पहला खासियत ये है, इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 then it acts as force multiplier. It acts as a force multiplier. एग्जाम्पल ले बच्चे, PLIR पाइलर हो गया, ठीक है, प्लायर हो गया, वो पिलास जो यूज करते हैं। उसके बाद से आप यूज कर सकते हो हैंडल, देखना क्या करते हैं, वो नल वाली हैंडल होती है ना, कभी क्या करना, उसका नटवा खोल के आगे जो वो रॉडवा जो नीचवा से आता है ना, उसको बड़ी खींचना, ऐसे हालत खराब हो जाएगी, उठेगा नहीं, 1 इंच उठाने में हालत खराब हो जाएगी, एकदम निश्चित लिख के ले लो। कभी उसका नल का वो होता है ना आगे का, खोल करके इस तरह बना होता है, कैसे बना होता है, इस तरीके से बना होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक नट उसको फंसाया जाता है, यहाँ फंसाया जाता है ना, तो ये रोडवा जो अंदर होती है, नल के अंदर होती है, नल के अंदर, कभी इसको यहाँ से खोल के और यहाँ से हटा देना और इसको बड़ी खींचना, हालत खराब हो जाएगी, उठेगी नहीं तुमसे। लेकिन क्या करते हो, अब यहाँ पर एक फंसा होता है, अब इसको आसानी दबाते हुए फटाक से उठ जाता है। सुना है ना, क्योंकि यहाँ क्या करता है, फोर्स मल्टीप्लाई करता है, फोर्स मल्टीप्लाई कर सकता है। तो कह सकते हैं हैंडल ऑफ वाटर पंप ना, ये वाटर पंप की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एग्जांपल हो जाएंगे इसके, और भी एग्जांपल इस तरीके से और आगे देंगे जब हम टाइप ऑफ मशीन के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे लीवर, पुली, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे, तो और एग्जांपल्स देंगे। दूसरा, if mechanical advantage is less than 1, if mechanical advantage is less than 1, then it acts as speed multiplier. एग्जाम्पल में सीजर, SCI देख लेना, सीजर कैसे करेंगे, सीजर, ठीक है। उसके बाद से आ जाएगा व्हील बैरो, व्हील एंड एक्सेल, है ना, पहिया होती है ना, गाड़ी बैठा, स्टार्ट किया, निकल लिया, क्या होगा उसमें थोड़े से फोर्स लगा करके काफी दूरी तय किया जा सकता है, यानी ज्यादा स्पीड, यानी किसी काम को जल्दी किया जा सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से सीजर, व्हील एंड एक्सेल, ETC, ठीक है ना। पहले वो क्या आता था, जात आता था, गेहूं पीसने वाला, है ना, जात में गेहूं डालते थे, ऐसे धीरे धीरे घुमाते थे, क्या होता था, उसमें कितना टाइम लग जाता था। अभी क्या है, मशीन में लगाया, फटाक से उसमें डाला और फटाक से स्पीड किया, गेहूं 2 मिनट में पिसा के बाहर, और इतना महीन पिसाता है, कितना अच्छे तरीके से पिसाता है, ठीक है, उसमें वेस्ट नहीं होता है, उसमें कोई कंकड़ पत्थर जल्दी से नहीं आता है, सुना ना, गेहूं साफ हो, तो ये नहीं होगा कि जैसे वो जात चलाते तो डर लगता है तो उसमें फूट के गिर भी सकता है थोड़ा सा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा साफ पिसाता है, जल्दी पिसा जाता है, तो क्या होता है, वो स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम कर सकता है। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे तो सीजर और व्हील एंड एक्सेल, ठीक है ना, ये इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई करने के लिए। और तीसरा हमारे पास हो जाएगा, इफ मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1, then it helps to apply force, it helps to apply force in convenient direction, that is used to change the direction of applied force, used to change the direction of applied force। पुल्ली वाले केस में क्या होता था, उसकी मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर हो जाएगी, तो उस कंडीशन उसके डायरेक्शन को आसानी से हम चेंज कर सकते हैं ना, उसको यूज कर सकते हैं। एग्जांपल में हम यहाँ लिखेंगे, पहला पुल्ली, है ना, लीवर।
लीवर तो सब में आ जाएगा, लीवर तीनों में काम कर देता है, इसमें भी काम कर देगा, इसमें भी। जैसे वाटर पंप के यहाँ पे यहाँ लीवर भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। लीवर तीनों तरीके से काम कर सकता है, यहाँ भी लिख सकते हैं लीवर, ठीक है ना, ETC, ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी ETC, तो इन सब काम में यूज किया जा सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। प्रॉब्लम यहां पर जाता है, यार ये बताओ कि जब मैकेनिकल एडवांटेज हम निकाल रहे हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए हमें या तो लोड चाहिए और एफर्ट चाहिए, या मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए है ना एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ये दो चीजें पता चाहिए, या तो लोड और एफर्ट पता हो, या तो लोड आर्म और एफर्ट आर्म पता हो, तभी मैकेनिकल एडवांटेज निकलेगा। अगर इन दोनों में से ना ये पता हो ना ये पता हो तब क्या करेंगे, तब हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, बात समझ रहे हैं, तो हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तब तो पता ही नहीं लगा पाएंगे कि मशीनों कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। तो उसके लिए एक दूसरा टर्म दिया गया, इसको हटा करके एक नया टर्म लाया गया है जिसको बुलाया जाता है वेलोसिटी रेशियो। सुना है? अब वेलोसिटी रेशियो को देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये जल्दी से काम करेगा, यानी स्पीड मल्टीप्लाई की तरह काम करेगा कि नहीं, ज्यादा काम करेगा कि नहीं, फोर्स मल्टीप्लाई की तरह काम करेगा कि नहीं, और साथ में डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज होगा कि नहीं होगा। तो हम उसके लिए क्या निकालते हैं, वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं। देखते हैं वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है, और फिर उसको कैसे, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है एक तरीके से। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लिखना होगा लिख लीजिए। चले आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको हटाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो कैसा टर्म है, तो जिस तरीके से हम मैकेनिकल एडवांटेज से ये पता लगा पा रहे थे कि एक मशीन कितना एडवांटेज हमें दे सकती है, कितना उपयोगी साबित हो सकती है, ये चीज हमने मैकेनिकल एडवांटेज से देखा था। वेलोसिटी रेशियो होता क्या है, तो एक्चुअली ये रेशियो है, ये वेलोसिटी रेशियो भी क्या है, रेशियो है, और वेलोसिटीज का रेशियो है। लेकिन किन किन वेलोसिटी का, तो जो हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं, वो कितना जल्दी से हमने इनपुट किया, यानी मशीन के ऊपर वर्क किया, तो मशीन के ऊपर वर्क हमारा कितना जल्दी से हमने वर्क किया, और मशीन ने कितना जल्दी वर्क किया, इन दोनों का रेशियो। भाई देखो, मशीन के ऊपर हम काम करते हैं तो कितना जल्दी से हमने मशीन के ऊपर काम कर दिया, दूसरा मशीन ने कितना जल्दी हमारे लिए काम कर दिया, इन दोनों का रेशियो आप निकाल लेंगे, वो मिलेगा वेलोसिटी रेशियो। और वेलोसिटी रेशियो निकाल करके हम चीजें पता लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वेलोसिटी रेशियो। जहां तक वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा यूज होता है, वेलोसिटी रेशियो तो बहुत कम। तो देखिए वेलोसिटी रेशियो में, देखिए वेलोसिटी रेशियो साथ में आपको ये भी बताता है ना कि कोई काम होगा तो कितना जल्दी से हो जाएगा, कितना जल्दी काम हो जाएगा, ये भी ये बता देता है। और इसको निकाला कैसे जाता है, अगर फिजिक्स की भाषा में इसकी एक डिफिनेशन छोटा सा लिखें तो कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ velocity of effort to the velocity of load। ठीक है ना, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड इज नोन एज वेलोसिटी रेशियो। यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वेलोसिटी रेशियो को सिंपली VR से लिखा जाता है। VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, ये दो बातें याद रखेंगे तो आप वेलोसिटी रेशियो को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ एफर्ट आएगा कैसे, तो देखिए
वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट हो जाएगा क्या कि अच्छा वेलोसिटी निकाला कैसे आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मान लीजिए कि एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कैपिटल डी मान लिया जाए, ठीक है ना, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया जाए, कैपिटल डी, और टाइम मान लिया जाए टी, तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसी तरीके से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अरे एफर्ट कितना डिस्प्लेस हुआ ये चेक कर लीजिए, और वेलोसिटी उसका टाइम कितना लगा, इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वही लगा रहा हूं। तो हमने डिस्प्लेसमेंट एफर्ट का मान लिया कैपिटल डी और टाइम टी मान लिया। अब वेलोसिटी ऑफ लोड कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड स्मॉल डी मान लेते हैं और टाइम हमारा टी लगा दोनों में। यहां से अगर इन वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करें तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल डी बाई टी अपॉन स्मॉल डी बाई टी। यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो v डॉट आर यानी वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई टी इंटू टी बाई स्मॉल डी, इससे से ये कट जाएगा और वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यहां पर चलिए यहां पर लिख देता हूं, देयरफॉर वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, मतलब वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। बस, यानी वेलोसिटी रेशियो का एक तो डिफिनेशन ये था, एक और डिफिनेशन लिखा जा सकता है कि वेलोसिटी रेशियो में भी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है ना, इससे भी वेलोसिटी रेशियो आसानी से निकाला जा सकता है। अब वेलोसिटी रेशियो हम दो फॉर्मूले से निकाल लेंगे, एक तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड और दूसरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। इन दो फॉर्मूले से वेलोसिटी को आसानी से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप जैसे कि मान लीजिए आप एफर्ट लगा रहे हो तो कितना एफर्ट डिस्प्लेस किया ये चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने पुल्ली सिस्टम लगाया, ये पुल्ली वाले में इस तरह रोप लगाया इधर से, तो मान लीजिए इधर एक लोड रखा हमने और इधर एफर्ट लगाया, तो जब हम इसको खींच रहे हैं तो ये कितना नीचे जा रहा है, सपोज करिए ये डी डिस्टेंस नीचे चला गया और ये लोड लिफ्ट होकर के मान लीजिए कि स्मॉल डी चला गया उतना ही टाइम में, टाइम तो दोनों का सेम होगा। सोचिए जितना देर में इसको खींचेंगे उतना ही देर में ये उठेगा, लेकिन हो सकता है कि ये कम उठे और ये जाए ज्यादा। तो इस तरीके से इसको कैपिटल डी मान लिया, इसको स्मॉल डी मान लिया, इन दोनों का रेशियो रख लीजिए, वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा। अब वेलोसिटी रेशियो जब निकलेगा तो जिस तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज के केस में होता था कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर एक से क्या हो जाए ज्यादा हो जाता था तो वो स्पीड मल्टीप्लायर फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता था, अगर एक से कम हो जाता था तो स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम करता था, और एक के बराबर हो जाता था तो क्या करता था, डायरेक्शन। उस तरीके से वेलोसिटी रेशियो के केस में भी होता है। लेकिन वेलोसिटी रेशियो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए क्योंकि मशीन को अगर एक बार हमने बना दिया, मशीन को यदि एक बार हमने बना दिया तो जैसे मशीन को हमने एक बार प्रिपेयर कर दिया, कंप्लीट उसका बनावट हो गया, तो उस कंडीशन उसकी वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो जाती है, वो चेंज नहीं होती है। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज चेंज किया जा सकता है बच्चे, ये ध्यान देना हमेशा। वेलोसिटी रेशियो इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर ए पार्टिकुलर मशीन, एक मशीन के लिए कांस्टेंट हो जाती है, ये जल्दी चेंज नहीं होती है, अगर उसको चेंज करना तो उसकी बनावट को चेंज करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? तो वेलोसिटी रेशियो जनरली कांस्टेंट होती है। तो यहां पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, वो नोट कर लेते हैं कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ पार्टिकुलर मशीन remains same और कांस्टेंट, है ना। वेलोसिटी रेशियो एक पार्टिकुलर मशीन की क्या होती है, कांस्टेंट होती है, सेम होती है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये हो गया वेलोसिटी रेशियो के बारे में। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, आप बताओगे इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द लोड, ठीक है ना। वेलोसिटी रेशियो इज जनरली अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पार्टिकुलर मशीन, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब और आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है एफिशिएंसी। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एफिशिएंसी।
तो आपके पास ये दो टर्म मिल जाए जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हो कि कोई मशीन एफिशिएंट है कि नहीं है, मतलब हेल्पफुल है कि नहीं, है ना। और काम को करेगी तो कितना जल्दी कर देगी, कितना आसानी से कर देगी, ये चीजें हम आसानी से पता लगा सकते हैं किसकी मदद से, इसकी मदद से। नाउ नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास आता है वो है एफिशिएंसी, या नेक्स्ट जो चीजें समझनी है हमें वो है एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। एफिशिएंसी ऑफ मशीन। अब ये कौन सा नया टर्म आ गया, लेकिन ये टर्म इतना आसान है कि पढ़ने से पता चल जाएगा एफिशिएंसी का मतलब क्या है। कि अगर हमने मशीन को इनपुट दिया, सपोज करिए कि 100 जूल का इनपुट दिया, 100 जूल का वर्क मशीन के ऊपर किया, तो मशीन उस 100% का 100 जूल का सॉरी मशीन उस 100 जूल का कितना भाग यूजफुल लोड को लिफ्ट करने में यूज कर ले रहा है, यूजफुल लोड को लिफ्ट करने के लिए कितना एनर्जी खर्चा कर रहा है, उतनी एनर्जी या उतना परसेंट की एनर्जी को क्या कहा जाता है, एफिशिएंसी कही जाती है। समझा है। तो एफिशिएंसी बेसिकली आपको यह बताता है कि जो आपने एनर्जी दिया है ना वो कितना आपको लौट आया है, मतलब यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुआ है। समझा है। आपने जितना जूल का एनर्जी दिया उसका कितना परसेंट एनर्जी आपके यूजफुल लोड को लिफ्ट करने में यूज हुआ है, उतने परसेंट को क्या कहा जाता है, उस मशीन की एफिशिएंसी कही जाती है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज, हम लोग नॉर्मली उसको समझने के लिए कैसे करेंगे कि भाई जो हमने एनर्जी दिया उसका कितना परसेंट एनर्जी हमारे काम को करने के लिए वो मशीन ने यूज किया है, उतने परसेंट एनर्जी को क्या कहा जाता है, उस मशीन की एफिशिएंसी कही जाती है। सपोज करिए हमने 100 जूल का एनर्जी दिया और उसने 95 जूल का वर्क किया, इसका मतलब कि वो जो मशीन है वो 95% एफिशिएंट है, 95% एफिशिएंट है, ये याद रखना है। ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स में जब उसकी डिफिनेशन लिखते हैं हम उसको कैसे लिखेंगे, जरा एक डिफिनेशन हम छोटा सा दिखाते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। It is defined as the ratio of output to the input for a particular machine. ठीक है, is called efficiency. It is defined as the ratio of output to the input is called efficiency of a machine. ठीक है, efficiency जो टर्म होता है ना, it is represented by eta. eta बोले तो ये इस तरह एक बनाया जाता है। अभी हम समझ स्टाइल है, कोई ये स्टाइल नहीं बनाने का, इस तरह होता ही है ना, यन की तरह बनाया उसकी पूंछ लंबी कर दिया, ये स्टाइल है कोई, ईटा को लिखने का ये तरीका, इस तरह सिंबल होता है ईटा का। ठीक है, तो एफिशिएंसी को लिखा कैसे जाता है, ईटा से लिखा जाता है, और एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ईटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। ये तो एक रेशियो हो गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये परसेंटेज में आ जाता है। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। तो एफिशिएंसी आपको समझ में आ गई क्या होता है और उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा हमने मैकेनिकल एडवांटेज का आपको उसका क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो का आपको यूनिट नहीं बताया अभी तक, यूनिट बताना बाकी था। क्या था, इन दोनों का यूनिट अगर हम चेक करेंगे ना तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। क्यों यूनिटलेस होते हैं, क्योंकि दोनों का जो रेशियो, जैसे लोड अपॉन एफर्ट रहते हैं, तो लोड जिस यूनिट में लिखा जाएगा उसी यूनिट में एफर्ट भी लिखा रहता है। अब जो दोनों का यूनिट सेम होगा तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। यानी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का कोई यूनिट इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये रेशियोस हैं, और रेशियोस किसके हैं, सिमिलर क्वांटिटी के। भाई ये बताओ 10 kg अपॉन 10 kg क्या होगा यार, ये केजी दोनों सेम यूनिट के तो कट जाएंगे, यहां पर 1 आ गया, तो यहां पर 1 आया, इसका कोई यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटी के रेशियोस हैं। तो सेम क्वांटिटी के रेशियो होने से क्या होता है, दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाता है और ओवरऑल कोई यूनिट नहीं बचता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो यूनिटलेस है। ठीक है ना, यूनिटलेस क्यों होता है, बिकॉज रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी।
रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। ये सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो होता है, इसीलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा। और ये तो परसेंटेज में आएगा, इसका भी कोई खास यूनिट नहीं होगी, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट और इनपुट दोनों सेम यूनिट के होते हैं, दोनों कैंसिल कर देंगे, ये परसेंटेज में आपको दिखेगा। तो ये याद रखना है। तो एफिशिएंसी क्या होता है, ये पता लग गया, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, आपको ये तीनों चीजें अच्छे समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद से एक सबसे जरूरी चीज पूछा जाता है, जो कि है रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या डिस्कस करेंगे? रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज कॉमा वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, इन तीनों चीजों के बारे में रिलेशन निकालते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि इनपुट इज इक्वल टू क्या होता है? इनपुट इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट टू द टाइम टेकन, ये चीज सीखे हैं। और आउटपुट क्या होता है हमारे पास? एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और एक और फॉर्मूला इसमें दिया जाता है, जो कि है लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय द लोड इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट मूव बाय द, ठीक है ना। इनपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना, एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एफर्ट। मतलब इनपुट इज इक्वल टू हो जाएगा, एफर्ट को अगर ई से रिप्रेजेंट कर दे, और डिस्प्लेसमेंट मूव बाय द एफर्ट अभी मैंने बताया था कैपिटल डी से हम उसको लिखेंगे, तो ई इंटू कैपिटल डी, ई इंटू कैपिटल डी हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास इनपुट। इस तरीके से आउटपुट को कैलकुलेट किया जा सकता है। आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है, लोड इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय लोड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय या मूव्ड बाय, COVERED, कवर्ड बाय लोड। ये बाय लोड, अगर लिखते समय कोई स्पेलिंग गलती हो जाती है, मैं समझ नहीं आता है, हम लिखते समय बोल भी रहे और लिख भी रहे तो कभी हो जाता है, लोड छूट जाता है, आप उसको सही कर लीजिएगा। लोड के लिए यल लिख दिया और डिस्प्लेसमेंट बाय लोड स्मॉल डी लिखे थे, आपको याद होगा पूरा अच्छे तरीके से, है ना, पूरा अच्छे तरीके से याद होगा। कुछ गलती तो नहीं हो रहा था, क्या लिए थे हम लोग? अच्छा, डिस्टेंस मूव बाय द लोड स्मॉल डी लिए थे, सही है, और डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट कैपिटल डी लिए थे, ये तो सही है, ठीक है, सही है, एकदम सही। तो ये हो गया हमारे पास इनपुट। आउटपुट लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय द लोड, ये हो गया दूसरा, ठीक है ना, दो हो गया। अब हम कह रहे हैं कि नाउ हम जानते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, हम लोग पढ़े ना, ये चीज अभी पढ़े हैं। अब एफिशिएंसी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट हो जाएगा ई इंटू डी अपॉन इनपुट क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो आउटपुट का लिखा मैंने, इनपुट हो जाएगा हमारे, आउटपुट हो जाएगा लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय द लोड अपॉन एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, ये होगा। हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, देखो ऐसे E बाई यल इंटू डी बाई स्मॉल डी, ऐसे लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत ना है, देखो दोनों चीजें सेम आएगा, है ना। अब यहां पर आप जानते हो कि एफर्ट बाई लोड क्या होता है, एफर्ट अपॉन लोड अपॉन, सॉरी यहां क्या लोड है, उल्टा मैंने लिखा है, यहां लोड अपॉन एफर्ट हो जाएगा, क्या जल्दी है रे बाबा, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट और स्मॉल, हाँ ना गलती करेगा, डी बाई कैपिटल डी, ठीक है। तो ये लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, याद करो, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता था लोड अपॉन एफर्ट, और वेलोसिटी रेशियो क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट मूव बाय द लोड, है ना। तो यहां पर देखो ये लोड अपॉन एफर्ट क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज,
और ये इसका उल्टा रेसिप्रोकल लिखा है, देखो तो इसके नीचे 1 मानो इन दोनों का रेसिप्रोकल लो, 1/v.r इज इक्वल टू d अपॉन कैपिटल D। देखो तो इन दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा स्मॉल d बाई कैपिटल D की जगह क्या लिख सकते हैं 1/r, तो इसके जगह पर 1/r लिख दूंगा और इसके जगह पर क्या लिख दूंगा ma, ये रिलेशन में आ जाएगा ma इंटू 1/v.r। देखो है ना, d बाई इसको इन दोनों का v के vr के नीचे 1 लिखा, उसका रेसिप्रोकल ले लिया दोनों का, तो देखो ये बन जाएगा और d बाई स्मॉल d बाई कैपिटल D की जगह पे 1/vr लिख सकते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहां से क्या मिल जाएगा कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये रिलेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है ना, ये इधर भी तो समझाने के लिए था ना, ये बस इतना, ये इतना जो मैंने लिखा है ये रिलेशन है। आपसे डिराइव करने के लिए पूछेगा हमेशा कि डिराइव करिए जरा, तो आप यहां पर लिखिएगा कि लेट अस सपोज दैट E इज द एफर्ट अप्लाइड एंड द डिस्टेंस कैपिटल D इज कवर्ड बाय एफर्ट। नाउ effort is applied on a load capital L and the displacement covered by the load is small d. Therefore, input is equal to E into capital D and the load is equal to, sorry, output is equal to L into D. इसको लिख लेंगे। Now we know that कि efficiency is equal to output upon input. Therefore, efficiency is equal to L into small d upon capital E into capital D. Now we can separate it capital L upon capital E into small d by capital D. Since we know that mechanical advantage is load upon effort, therefore we can replace this term by mechanical advantage, and we know that VR is equal to capital D by small d. By taking the reciprocal, 1/VR is equal to small d by capital D, therefore replacing this small d by capital D by 1/VR. So we get efficiency is equal to mechanical advantage upon velocity ratio. So this is the required relation between the mechanical advantage, efficiency and velocity ratio. तो स्टूडेंट्स ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, ये पार्ट है भी, ये ज्यादातर पूछा जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे ख्याल से ये तो आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक और रिलेशन पूछा जाता है जो कि है रिलेशन बिटवीन आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज और आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज शायद मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अभी बता देता हूं। मैकेनिकल एडवांटेज दो तरीके का होता है, एक होता है आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज और दूसरा होता है एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज, है ना। एक होता है हमारे पास आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज और दूसरा होता है हमारे पास एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। जरा अभी बता देता हूं, उस समय नहीं बताया हूं। मैकेनिकल एडवांटेज टाइप, इसकी टाइप्स की बात करते हैं। पहला होता है हमारे पास आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, और इसको पहले समझ लेते हैं और फिर उसके बाद उसको समझेंगे। आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, सपोज करिए कि हमने एफर्ट ई लगाया, तो उस कंडीशन में एक्चुअल लोड यल या यूजफुल लोड यल लिफ्ट हुआ और साथ में कुछ फ्रिक्शन से बाहर भी निकले, कुछ फ्रिक्शन से एक्स नामक फ्रिक्शन से बाहर भी निकले। जब ई एफर्ट लगाए तो यूजफुल लोड यल मूव किया और साथ में फ्रिक्शन से भी बाहर निकले। तो ये वर्क दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो यूजफुल लोड लिफ्ट करने में और दूसरा वर्क फ्रिक्शन से बाहर निकलने में। तो इस कंडीशन में अगर आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो कितना हमने वर्क किया है, मतलब जो है मशीन ने कितना वर्क किया है वो अपॉन वर्क डन ऑन द मशीन, मतलब वर्क डन बाय मशीन अपॉन वर्क डन ऑन द मशीन। एक तो इस तरह निकाल लीजिए, नहीं तो आप ये चेक कर लीजिए लोड लिफ्टेड बाय मशीन
अपॉन एफर्ट अप्लाइड। तो आप यहां पर देखोगे तो लोड कितना लिफ्ट किया, एक तो यल भी लिफ्ट किया और साथ में ये एक्स वाला जो प्रॉब्लम था ना इसका फ्रिक्शन, उससे भी बाहर कमाया, वो भी एक उसके लिए क्या है, लोड है। ये जो मशीन फ्रिक्शन से बाहर निकल रहा है वो भी मशीन के लिए क्या, एक तरीके का लोड होता है बच्चे। तो एक इसका यूजफुल लोड लिफ्ट किया वो, और इसका फ्रिक्शन से जो बाहर निकला वो भी एक लोड की तरह काम करेगा। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, है ना, स्मॉल एल सॉरी कैपिटल एल प्लस एक्स अपॉन ये, इसका आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज के लिए ये इसका लोड हो जाएगा, और एफर्ट में क्या है, ई है। तो यहां पर आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये एल प्लस एक्स, वेयर एल इज द यूजफुल लोड, एक्स इज द फ्रिक्शन, ठीक है, एंड ई इज द एफर्ट अप्लाइड। इसी तरीके से एक और टर्म आता है जिसको बोला जाता है, मैं यहां लिख देता हूं इसको, है ना, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। एक्चुअल, है ना, ACTUAL, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो ये होता है यूजफुल लोड अपॉन एफर्ट। अब यूजफुल लोड क्या है, सिंपली यल है, यल अपॉन एफर्ट। ये हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज होता है, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि दो तरीके का मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो है आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज और एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज में हम दोनों लोड की बात करते हैं, यानी जो हमारे पास यूजफुल लोड है वो भी और जो फ्रिक्शन से बाहर निकल रहे हैं वो भी, इन दोनों लोड को जोड़ेंगे तब हमारे पास टोटल लोड आएगा अपॉन टोटल एफर्ट, दैट इज एल प्लस एक्स अपॉन ई, और एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज में एल अपॉन ई बस, ठीक है। अब करता क्या है, रिलेशन पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज और एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज में क्या रिलेशन होता है, तो देख लेते हैं। एक्चुअली सही तरीके से देखें तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। एक्चुअल मैकेनिकल, जब आपके बुक में जब पूछेगा कि एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज निकालिए तो आप सिंपली मैकेनिकल एडवांटेज निकालोगे, या मैकेनिकल एडवांटेज पूछेगा तो आप एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज लिखोगे, क्योंकि आपको पता है दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है ना, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। रिलेशन किसके बीच में, अच्छा, वेलोसिटी रेशियो और एक आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज के बीच में रिलेशन से पूछा जा रहा है। तो चलिए निकालते हैं हम आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज, द रेशियो बिटवीन द यूजफुल लोड लिफ्टेड टू द, ठीक है। चलिए इसको जनरली हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना। क्या रिलेशन है जरा मैं बता दूं आपको। रिलेशन बिटवीन, आसान है, इसमें भी कुछ भी नहीं, एकदम घबरा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एफिशिएंसी, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो को जब निकाले थे तो आउटपुट इनपुट हमें पता होना चाहिए, और वहां पर क्या यूज कर रहे थे, एफिशिएंसी यूज करते, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। उस तरह यहां पर क्या यूज करेंगे वो हमें समझना है। तो रिलेशन बिटवीन, है ना, वेलोसिटी रेशियो एंड आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, चलिए समझते हैं। तो यहां पर हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन, प्रिंसिपल ऑफ मशीन। मशीन का जो प्रिंसिपल होता है उसको हम यहां पर यूज करने वाले हैं, किस काम में, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लोड पता होना चाहिए, सॉरी इनपुट पता होना चाहिए और आउटपुट पता होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मशीन ये कहता है कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। क्या बोलता है, बोलता है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। भाई और इनपुट और आउटपुट पता नहीं हो तो कैसे निकालेंगे, इसीलिए हम कहेंगे वी नो दैट इनपुट इज इक्वल टू लोड इनटू, सॉरी एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, ठीक है ना, एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट अपॉन, और लोड, आउटपुट क्या हो जाएगा हमारे पास, लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय द लोड। यहां पर एक बात याद रखने वाली है, हियर लिख देता हूं, हियर एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस एक्स। मतलब क्या है, ये जो लोड लिफ्ट करना है ये यूजफुल लोड है, और ये हमारे पास फ्रिक्शन है, जो अभी मैंने बताया आपको इससे पहले आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज में। तो ये एल क्या था, यूजफुल लोड था जो उठाना है, और एक्स क्या है, एक्स हमारे पास
वो फ्रिक्शन है जिससे बाहर निकलना, तो फ्रिक्शन भी एक लोड की तरह काम करता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यल मिलेगा, कैपिटल यल, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब इस कंडीशन में हम कहेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी इज इक्वल टू आउटपुट क्या हो जाएगा, यल इंटू डी, ठीक है ना, यल इंटू डी। एक काम करते हैं, है ना, इसको इधर दे देते हैं और इसको इधर बुला लेते हैं, ठीक है। इस एफर्ट को इधर दे देते हैं, एफर्ट को इधर और इसको इधर, तो ये हो जाएगा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू यल अपॉन ई, यल अपॉन ई। देखिए तो बेच करके ये ई जाएगा तो यल के नीचे और डी आएगा तो कैपिटल डी के नीचे। और कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू, और ये देखिए यल मतलब ये, मतलब इसको हटा करके हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक बार यहां लिख देता हूं, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू, ये लिखेंगे यल प्लस एक्स अपॉन ई, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से एल प्लस एक्स अपॉन ई होता है हमारे पास आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। तो रिलेशन क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो और आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज में रिलेशन क्या है कि आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है, यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो। एक बात और स्टूडेंट कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, एक और है एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज एंड आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, इन सब में क्या रिलेशन होता है। तो वो एक रिलेशन है आपकी बुक में, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वो भी आसान इसी तरीके से डिराइव किया जाता है। तो ये मैंने बता दिया आपको, ये दो मेन रिलेशन याद करना है, वेलोसिटी रेशियो और आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज के बीच में क्या रिलेशन है वो मैंने बता दिया, किस तरीके से आप डिराइव करोगे, आप इस तरीके से डिराइव कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद से नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है दैट इज लीवर, ऑल अबाउट द लीवर, फिर है पुल्ली, फिर उसके बाद से ब्रिज के बारे में और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया ऑलरेडी, तो आप इसको जब देखना होगा तो आधे आधे करके आसानी से देख सकते हैं। वैसे फिलहाल आप लोग पूरा देख ही लिए। तो ये हमारे पास हो गया एक पार्ट जिसमें हमने यहां तक आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि लीवर क्या होता है, ठीक है ना, पूरा लीवर के बारे में वो कंप्लीट वीडियो होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अगर समझ में आ रहा है, ये चीजें क्लियर हैं, तो आप इसमें लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस और चैप्टर पर वीडियो चाहिए, क्योंकि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बेसिकली वीडियोस अपलोड करते हैं, साथ में बायोलॉजी का भी वीडियो अपलोड होता है, ठीक है, 8, 9, 10 का, ठीक है ना। तो आपको जो सब्जेक्ट में इन तीनों में से दिक्कत है आप उसको बताइए, उस सब्जेक्ट पर या उस चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।